नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय और आज बात आपके घर आपके खाने की। सावन बीत रहा है और मॉनसून के 2 महीने खत्म हो चुके हैं, लेकिन बादलों ने निराश किया है। हर कोई अच्छी बारिश के लिए तरस रहा है, आम आदमी, सरकार और किसान सभी। हालात ये हो गए हैं कि देश में सूखे के से हालात बन रहे हैं। आज सरोकार इसी मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय स्टूडियो में कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं हुकुमदेव नारायण यादव, जो कि बीजेपी के सांसद हैं और कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। हुकुमदेव जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं JS सामरा साहब, जो कि CEO हैं नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी के। आपका स्वागत है सामरा साहब। हमारे साथ हैं SK श्रीवास्तव जो कि पूर्व DG मौसम विभाग रह चुके हैं। आपका भी स्वागत है श्रीवास्तव जी। हमारे साथ हैं रितिका खेड़ा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स की IIT में। आपका भी स्वागत है रितिका। और हमारे साथ हैं गंगाराम पैकरा, जो कि आदिवासी समुदाय के बीच में राइट टू फूड अभियान के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले आज की खास खबर। क्या देश में एक और सूखे की आहट है? मौसम विज्ञानी कुछ ऐसी ही आशंका जता रहे हैं। 22% बारिश का कम होना और बादलों की आग मिचौली साफ संकेत दे रही है कि इस साल सूने रहेंगे खेत। ये शंका कई राज्यों में असर दिखानी शुरू भी कर दी है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के इलाके सबसे ज्यादा बारिश को तरस रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर कर्नाटक में बताया जा रहा है। 1 जून से 15 जुलाई के बीच यहाँ 43% कम बारिश हुई है। राज्य के 30 जिलों में से 12 में 60 से 99% कम बारिश हुई है और बाकी के 16 जिलों में भी 20 से 59% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। कर्नाटक के मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की ये कमी अब इस साल पूरा करना नामुमकिन है। कर्नाटक ने इस हवाले से केंद्र सरकार से 2000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग भी कर दी है। देश के बाकी इलाके भी पानी को तरस रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में 39%, मध्य भारत में 26% और दक्षिण भारत में 23% कम बारिश हुई है। हालांकि सरकार अभी 15 दिन और मानसून के इंतजार में है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से सूखे से निपटने के उपाय करने के निर्देश दे दिए हैं। गरीब परिवारों के लिए सस्ते अनाज और खासकर दाल मुहैया कराने की पहल करने को कहा गया है। यही नहीं, कृषि मंत्रालय भी मान रहा है कि कम बारिश से फसलों की बुआई पर असर पड़ा है। मूंगफली, दाल, ज्वार, बाजरा उगाने वाले राज्यों को चारा और कम वक्त में पैदा होने वाली दालों की बुआई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बारिश की कमी से प्रभावित राज्य अब अपने किसानों को रबी की जल्द बुआई का भरोसा दें। लेकिन चिंता मॉनसून की कमी से खाने पीने की चीजों के बढ़ते दाम को लेकर भी है। अर्थशास्त्रियों का अंदेशा है कि ये सूखा महंगाई बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। तो क्या वाकई देश में सूखे की सी स्थिति बन रही है? आखिर सूखे की स्थिति का पैमाना क्या है? सूखे की घोषणा किन परिस्थितियों में होती है? आइए आपको ये दिखाते हैं। सूखे की घोषणा का पैमाना, वर्षा की कमी एक है, दूसरा बुआई की स्थिति पर भी सूखे की घोषणा निर्भर करती है और तीसरा खेतों में नमी की कमी भी इस घोषणा के लिए जिम्मेवार होती है। वर्षा की कमी यानी जून से जुलाई के महीने में अगर 50% कम बारिश हो तो सूखे की स्थिति की घोषणा हो सकती है। और हमारे देश में कब कब बड़े सूखे पड़े उसका हम जिक्र करें यहाँ पे। 1972 और 2009 में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था। उसके अलावा भी कई बार सूखे पड़ चुके हैं, उसके अलग अलग साल हम आपको दिखा रहे हैं। और हम अपनी चर्चा की शुरुआत हुकुमदेव जी आपसे करना चाहेंगे। आपका एक लंबा अनुभव रहा है, आप कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। क्या देश में जो स्थिति इस वक्त बारिश की है, उन स्थितियों में सूखे की आहट कही जा सकती है? देखिए, मैं कृषि मंत्री बाद में रहा,
मैं किसान था, किसान हूँ और आगे भी किसान रहूँगा। गांव में था, गांव में रहता हूँ, गांव में रहूँगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो जिसको आप अकाल कहते हैं, यह केवल सुखाड़ के कारण नहीं होता है। दो कारण से होता है, बाढ़, सुखाड़, अकाल। अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही अकाल के कारण बनते हैं। बिहार के जो उत्तर बिहार, मिथिलांचल जिस इलाके का मैं हूँ, नेपाल से आने वाली नदियों, असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बाकी जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ घनघोर बाढ़ के कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनके खेत में कुछ नहीं रहता, वो भी अकाल है। अनावृष्टि के कारण जमीन में सूखा पड़ जाए तभी वो अकाल है। लेकिन दुर्भाग्य से जो सुखाड़ पड़ता है उस अकाल को अकाल मानते हैं। बाढ़ से जो अकाल पड़ता है उसको लोग। लेकिन आज की जो स्थिति है उससे क्या कहेंगे आप? आज की स्थिति ये सुखाड़ के कारण बहुत व्यापक क्षेत्र में भारतवर्ष में अकाल की स्थिति है। और ये अकाल का कारण क्या है और इसका स्थायी निदान क्या है? कारण और निदान के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये मान रहे हैं कि कुछ हद तक अकाल की स्थिति बन रही है? कुछ हद तक नहीं। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ हद तक है, जो किसान हैं उनके लिए सर्वस्व अकाल है। जी श्रीवास्तव जी, आप तो मौसम विभाग में रह चुके हैं। जो 23% वर्षा की कमी पिछले 2 महीनों में रिकॉर्ड की गई है, आने वाले 2 महीनों के लिए ये आकलन किया जा रहा है कि 15% कमी रहेगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है कि मौसम विभाग पहले से भाप नहीं पा रहा है कि मॉनसून कैसा होने वाला है? आपने 2 सवाल पूछे। पहले तो मैं मंत्री जी से पूर्णतः सहमत हूँ कि अकाल बाढ़ से और सूखे दोनों से होता है। और इस साल की मानसून जो है वो बहुत ही पैची मानसून है। केवल 2 हैं यहाँ पर। एक एरिया है जहाँ पर अतिवृष्टि हुई है और दूसरी एरिया है जहाँ पर वृष्टि नहीं हुई है। मीन्स 60% एरिया कहीं बाढ़ कहीं सूखा है। हाँ, एक 60% जगह में सूखे की जैसी स्थिति है और बाकी 40% में अतिवृष्टि हुई है। अतएव वो भी एरिया हमारे लिए अतिवृष्टि भी खराब है, अनवृष्टि भी खराब है। इसको कहते हैं पैची मानसून। अगर ये मानसून पूरी तरह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो शायद पूरा देश 79% पे आ जाता, जो करीब करीब नॉर्मल है। तो ये सूखा एक तरह से काफी, ये साल मानसून का एक तरह से काफी खराब साल कहा जा सकता है। जी, और मौसम विज्ञानी को भी ये लग रहा है कि सूखे की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, लगने की बात नहीं है, जो जमीनी हकीकत है उससे तो हम मुंह नहीं फेर सकते। और जमीनी हकीकत ये कह रही है कि सूखा की स्थिति बन रही है। बिल्कुल, क्योंकि 60% से कम बारिश बहुत ज्यादा मीन्स अबाउट मोर देन 50% एरिया में हुई है। जी सामरा साहब, 2 लोगों ने, एक मौसम विज्ञानी और एक किसान, दोनों ये मान रहे हैं कि सूखे की स्थिति देश में बन रही है। सरकार क्या मान रही है? क्या उसके लिए तैयार हो पा रही है? इसके बारे में मेरा ये कहना है कि जो आपने कहा है कि 23% सूखा है, अगर इसको और हम नीचे इसको तोड़ के देखें तो 12% एरिया है उसमें बाढ़ रही है, जिसमें असम है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है, जो मंत्री जी भी कह रहे हैं। और जो 60% एरिया है तकरीबन उसमें, जो मैं एरिया की बात करता हूँ, उसमें सूखा है। उसमें 60% है, 60% में सूखा है। और यहाँ तक रेजरवायर की बात है, जो हमारे पास 84 रेजरवायर है जिसको हम मॉनिटर करते हैं, उसमें अगर देखा जाए कि 24% उसमें भी कमी है। अगर हम पिछले 10 साल का औसत लें, उससे 24% उसकी कमी है। अगर हम पिछले साल से उसकी तुलना करें, जो कि बहुत अच्छा साल था, तो 45% की कमी है। अगर हम जो एरिया स्विंग होना चाहिए था उसकी शॉर्टफॉल देखें तो पिछले 10 साल के एवरेज के हिसाब से 56% एरिया सोन की शॉर्टफॉल है। और जहाँ तक नीति का या सरकार का सवाल है,
आज की बात नहीं, ये हम 1.5-2 महीने से हमारी तैयारी चल रही है जी। लेकिन ये संकेत क्या करते हैं? 23% बारिश का कम होना आने वाले जो 2 महीने हैं उसके लिए कल का प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि 15% बारिश आने वाले 2 महीनों में भी कम हो। तो कुल मिलाकर स्थिति तो गंभीर दिख रही है। हाँ, सरकार कितनी ये है तैयार कि हो रही है और क्या सरकार ये मानने के लिए तैयार है कि कुछ हिस्सों में सूखा है वाकई? नहीं, सरकार इसके बारे में, सरकार भी गंभीर है, मानने की बात तो छोड़ो, सरकार भी गंभीर है। हमें ये पता है कि हमारा आधा सीजन निकल चुका है और आधे सीजन में हमारी 23% शॉर्टफॉल है। 23% शॉर्टफॉल को दूसरे एंगल से भी देखे, कहीं बाढ़ भी था, कहीं सूखा भी था। जी जी जी। और फिर हमारी एक 23 जून को हमने एक एडवाइजरी भी इशू की थी, इंटरनल एडवाइजरी हम इशू करते हैं पहले। फिर एक 16 जुलाई को कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग भी हुई थी, उसमें हम भी थे। उसके बाद हमने 17 जून को एक कंटिजेंसी प्लान भी इशू की थी। उस कंटिजेंसी प्लान के 2 भाग्य हैं मंत्री जी, एक सूखे के बारे में भी है, एक बाढ़ वाले के बारे में भी है। तो ये नहीं कि इंटरनली हमारी तैयारी चल रही थी। तो आंतरिक रूप से आप तैयार हो रहे हैं। रितिका खेड़ा, आप क्योंकि आर्थिक विशेषज्ञ हैं, क्या आर्थिक विशेषज्ञ की नज़र में ये जो सूखे की स्थिति है ये पहले भांप ली गई थी? क्योंकि जो जितने आर्थिक अखबार हैं देश के वो बहुत पहले से लिखते चले आ रहे हैं कि देश में सूखे की स्थिति बन रही है, बन रही है, बन रही है। तो क्या स्थिति पहले से भांप ली गई थी, आप लोग को लग रहा है? और मौसम विभाग उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। अब बारिश बरसेगी कि नहीं उसके बारे में अर्थशास्त्री तो पहले से कुछ नहीं कह सकते। हाँ। ये बात ज़रूर है कि क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट काफ़ी पिछले 3-4 सालों से घटा है पिछले साल, तो इसलिए बहुत उम्मीद थी कि बारिश अच्छे से हो, मॉनसून ठीक ठाक हो, ताकि वो पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे पाए। इस वजह से शायद उन अखबारों मतलब जो पैनिक थी इकोनॉमी को लेकर, उसकी वजह से शायद इकोनॉमिस्ट पहले से ही सचेत रहे और जागरूक रहे। जी, उनको उम्मीद थी कि अगर बारिश अच्छी होगी तो पूरी इकोनॉमी को इससे फायदा होगा, क्योंकि आपको अब पता है कि 55% आबादी भारत की अभी भी कृषि पर आधारित है। तो अगर वो अफेक्ट होती है तो उसका सबके ऊपर असर पड़ेगा, इस वजह से शायद। लेकिन मेरे ख्याल से ये तो नहीं कह सकते कि अर्थशास्त्री भांप पाए हैं पहले से कि बारिश ठीक होगी कि नहीं। आप गंगाराम जी, आप जो राइट टू फूड अभियान चलाते हैं उसमें जो आज की स्थिति बन रही है बारिश की कमी को लेकर, क्या सरगुजा और छत्तीसगढ़ के जिस इलाके में आप काम करते हैं वहाँ पर बारिश सामान्य हो पा रही है? वहाँ की स्थिति के बारे में अगर आप कुछ बताएं। छत्तीसगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ सरगुजा में, वैसे शुरुआत में जब पहली पानी थी तब लोगों को उम्मीद था कि काफ़ी अच्छा पानी आएगा, लेकिन आज का स्थिति है छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में भी 20 से 25% खेती आज तक हो पाई है, जबकि जुलाई खत्म हो रहा है। इससे जो आप परसेंटेज लगा रहे हैं, मेरे को लगता है कहीं ज़्यादा ही हो सकता है अकाल। और अकाल जो 2 तरह की बात कह रहे हैं कि ज़्यादा पानी आने पर भी अकाल है, कम पानी आने पर भी अकाल है। आपसे एक छोटा सा सवाल जरूर करेंगे। हमारे देश में मौसम विभाग पर 350 करोड़ रुपए सालाना खर्चा होता है, लेकिन मौसम विभाग आखिर क्यों भविष्यवाणियां करने में फेल हो जाता है? जून महीने में भविष्यवाणी की, वो फेल हुआ। जुलाई महीने की भविष्यवाणी फेल हुई। आने वाले दिनों की भविष्यवाणी सच होगी या नहीं होगी, ये कहा नहीं जा सकता। क्यों ऐसा होता? पहले तो मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक सूखे का सवाल है, जो एग्रीकल्चर ड्राउट है वो जुलाई के महीने की बारिश पर डिपेंड करता है। वो तो हो चुका। हाइड्रोलॉजिकल पीने का पानी, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट, वो अगस्त और सितंबर के पानी की वर्षा पर डिपेंड करेगा। तो जहाँ तक ड्राउट का सवाल है, एग्रीकल्चर ड्राउट का, तो यू टेक इट कि हम जुलाई के अंत तक एग्रीकल्चर ड्राउट के बारे में निश्चित हो चुके हैं, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए जी। दूसरी बात, 350 करोड़ की आपने बात की, ये पिछले 2-3-4 साल से ये दिया जा रहा है, वरना 30 करोड़ रुपए पे पूरा में डिपार्टमेंट चलता था। और आप 1 रुपया पर हेड में डिपार्टमेंट पे खर्च नहीं करते हैं और आप आशा करते हैं कि 24 घंटे आपकी छत के ऊपर पानी बरसेगा नहीं, तब ये डिपार्टमेंट आपको बताए। अरे भाई, कहावत है कि जितना गुड़ डालिएगा उतना ही तो मीठा होगा। आप डिपार्टमेंट को क्या इंपॉर्टेंस देते हैं वो आप स्वयं जानते हैं। इसलिए
मुझे और इसके आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी जी, तो मौसम की इस वादा खिलाफी से क्या नुकसान हो रहा है आम लोगों को, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। तो यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमानों ने ये बात साफ कर दिया है कि देश में सूखे की आहट हो चुकी है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग खुद स्वीकार कर रहा है कि पिछले 2 महीनों में 22 से 23% बारिश कम हुई है। लेकिन हमारे देश में जो रिजर्वायर्स हैं उसमें कितने पानी मौजूद हैं ये भी आपको दिखाते हैं। जो नदियाँ हैं उसमें कितना पानी है, नदियों की जो स्टोरेज क्षमता है, गंगा नदी की जो स्टोरेज क्षमता है उससे 25% पानी कम उसमें है। सिंधु नदी में 19.5%, नर्मदा में 14.5%, माही नदी में 49% और इसी तरह से दूसरी नदियों की भी स्टोरेज क्षमता में यानी पानी की कमी लगातार बनती जा रही है। साबरमती में भी आप देख सकते हैं, कच्छ में 10%, गोदावरी में करीब 10%, कृष्णा नदी में 15.5% पानी की कमी है। सामरा साहब, हम अपनी व्यवस्था को इतना दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए हैं कि अगर बारिश न भी हो तो हमें इंद्र देवता के भरोसे अपनी कृषि को न छोड़ना पड़े? देखिए, मैं इससे सहमत भी हूँ और ना सहमत भी हूँ। बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, कंटिजेंसी प्लान बनती है, 2009 में भी कंटिजेंसी प्लान बनी थी। इस साल का जो रुझान देख के हमने पहले भी कहा है कि 30 जून को हमारी इंटरनल एडवाइजरी इशू हुई थी। उसको पब्लिक इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट्स होते हैं, मार्केट रिएक्ट करते हैं, हमें वही देखना पड़ता है। नहीं तो ये देखिए कि हमारे पास इतना गेहूं का अनाज है, इतना धान का अनाज है, लेकिन प्राइस बढ़ गई है। तो हमें, जब हम पब्लिक होते हैं, हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मार्केट के सेंटीमेंट को भी उसको कंट्रोल में रखा जाए। तो हमारी पहली तो एक इंटरनल एडवाइजरी 30 जून को इशू हो गई थी। फिर एक 16 जुलाई को एक मेगा कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने उसको चेयर किया था। उसके बाद एक कंटिजेंसी प्लान भी इशू हुई है और उस कंटिजेंसी प्लान के 2 भाग हैं, एक जहां सूखे वाली बात, एक बाढ़ वाली बात भी, दोनों उसमें लिए गया। ये नहीं कि हमने बाढ़ वाले को छोड़ा है। और उसके साथ हमने प्रायोरिटी सबसे दी है ड्रिंकिंग वाटर को, सेकंड प्रायोरिटी दी है फाडर को क्योंकि मवेशी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हमने प्रायोरिटी दी है कि मार्केट सेंटीमेंट्स को कैसे ठीक किया जाए। फिर हमने ये कहा है कि जो हमारा इरिगेटेड एरिया है, जो हमारा सिंचाई वाला एरिया है, उसमें क्या होना चाहिए, जो सिंचाई वाला एरिया उसमें क्या नहीं, उसमें क्या होना चाहिए। और फिर तीसरा हमने ये भी कहा है कि अगर शार्टेज होती है, कमी होती है, तो इसको किस तरह पूरा किया जाए, चाहे इसी सीजन में पूरा कैसे किया जाए, चाहे उसको आगे वाले सीजन में कैसे पूरा किया जाए। देखिए, जो बहस आप चला रहे हैं इसका इससे मेरी नज़र में कोई महत्व नहीं है। हमें देश में बहस से चलाने की है आवश्यकता कि ये अकाल और सुखाड़ लगातार निरंतर भारतवर्ष में पड़ते चले आ रहे हैं, इसके अस्थायी समाधान के लिए क्या किया गया, इस पर बहस न करके सरकार क्या कर रही है। सरकार तो जो करेगी ना करेगी जवाब देगी, उसका कोई फायदा हो पाता है किसानों को? उसके फायदा न फायदा पर हम यहाँ बहस भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फायदा लेने वाले अब तक बोल चुके हैं कि कितना मिलता है या नहीं मिलता है। मेरा केवल इतना ही है कि देखो 3 फसल होती है। शुरू करते हैं हम, इसको कहते हैं एक गर्मा जो भादो महीना का है, एक है खरीफ जो अघन का है, एक है रबी जो चैत का है। गर्मा के फसल चले गए, खरीफ के फसल की रुपाई होनी है, उनके बिचड़े जल रहे हैं, वो चले गए। अब एक रबी का फसल है, जमीन में नमी नहीं रहेगी, समय पर बुआई नहीं होगी, सिंचाई के लिए पानी नहीं रहेगी, उस पर पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर 5 बरस पर छोटा अकाल, 10 बरस पर उससे बड़ा और हर 20 साल पर
एक बड़ा अकाल पड़ता है। और जब मैं कृषि मंत्री था, सामरा साहब मेरे साथ ICR के अफसर थे, मैं बराबर कहता था कि 2001-2 अकाल का वर्ष आएगा, उसके बाद 12-13 अकाल का वर्ष आएगा। और फिर मैं आज भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से, अपने ऋषियों मुनियों के ज्ञान के और अंतर्ज्ञान के प्रभाव से कह सकता हूं कि 2021 विश्वव्यापी अन्न संकट पैदा होने वाला है। और उस समय केवल भारत नहीं, संपूर्ण विश्व, जो अमेरिका को इतना अहंकार है अपने गेहूं के राजनीति का, वो भी इस साल तो कम तरफ रहा है, लेकिन 2021 में वो तरफ के वहां के लोग भी मरेंगे। अमेरिका भी तरफ रहा है और हमारे देश में भी रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन हुआ है, बावजूद इसके 20% गेहूं के दाम बढ़ गए हैं। हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि किसान को कितनी कीमत मिली है, उपभोक्ता को कितने मिल रहे हैं। और इस हिंदुस्तान में 3 तरह के गेहूं के भाव हैं। एक 2 रुपए किलो गेहूं खाने वाले भी हैं, और एक 18 रुपए गेहूं खाने वाले भी हैं, और एक 12 रुपए पर, 11 रुपए पर गेहूं बेचने वाले भी हैं, 9 रुपए पर। अच्छा, आप ये बताइए कि जब आप कृषि मंत्री रहे और सामरा साहब से तो आपका साबका भी रहा, उस समय आप लोगों ने कोई इस तरह की योजना बनाई थी? देखो, बात मैं कहता हूं कि उस समय योजना बनाने की एक दिशा देने का, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में इस पर काफी दिशा दी गई। जी। दिशा देने के कारण उस पर गुजरात सरकार ने अगर अमल किया तो केंद्र की सहायता से और अपनी सहायता से आखिर 2 लाख से ऊपर छोटे बड़े टैंक बना के, जो गुजरात इतना बड़ा प्रभावित राज्य रहता था सूखा से, इस बार इस बार वो सुखाड़ से लड़ने में सफल हो रहा है वो अपनी नीतियों के कारण। बाकी जगह क्यों नहीं किया गया? साहब, क्या नीतियों में कमी रह गई? क्यों नहीं एक समग्र विकास की योजना बनाई गई, एक समग्र संतुलन की व्यवस्था की गई, ताकि सभी जगह पे डैम, नदियां और वाटर स्टोरेज की व्यवस्था ठीक हो सके? मैं मंत्री जी की बात से सहमत भी हूँ। हाँ। और लेकिन इसके हटके भी मेरा अनुभव है, वो ये है कि भारत सरकार ने 2 स्कीमें चलाई हैं। एक कुछ जलागम स्कीम कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट स्कीम होती है। उसमें जो ये कहते हैं जो गांव का तालाब है या छोटे नदी नाले हैं, चाहे कुएं खोदने हैं, उनको रिचार्ज करना है, उसमें सारा काम वो होता है। और उस स्कीम के साथ अब जो हमारी नरेगा की स्कीम है उसको भी जोड़ दिया गया है, क्योंकि जो नरेगा में आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देंगे उसमें ये कहा गया है कि इसमें आपने कुछ एसेट क्रिएट करने हैं। तो एक सूखे गांव में असर यही क्रिएट हो सकता है कि बारिश के पानी की कैसे देख रेख की जाए। लेकिन नरेगा की स्कीम चलते हुए सालों गुजर गए, इस तरह की कोई व्यवस्था तो देखने को नहीं मिली। अभी नरेगा की स्कीम सालें इतनी पुरानी नहीं है, वो 2006 में 2007 में शुरू हुई थी। 6 साल गुजर गए। हाँ, ठीक है, 6 गुजरे हैं। उसका अनुभव ये है कि जो कोई 60% जो उसमें खर्चा हुआ है वो बारिश के पानी की रेख देख के लिए ही हुआ है। अब उसको, क्योंकि जो नरेगा रन करते हैं उसमें इतना कैपेसिटी नहीं होती, ये कहा गया है कि उसको वाटरशेड के प्लेटफार्म पे लाया जाए ताकि उसको जो टेक्निकल सपोर्ट मिलनी चाहिए वो भी मिले। और इस पर समय समय से नरेगा में भी कुछ अपना चेंजेस की गई हैं। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि नरेगा में जो काम हुआ है उसमें 60% काम इस बात के लिए हुआ है कि बारिश की पानी का स्टोरेज कैसे किया जाए। आप जमीन पे काम करते हैं गंगाराम जी, क्या कहेंगे? मनरेगा के मजदूरों के बीच में भी आप रहते हैं, काम करते हैं। जी, बात सही है कि नरेगा में ये चीज़ तो है कि हमको पानी की व्यवस्था के लिए एसेट तैयार करना है, लेकिन ज़मीन में ये नहीं हो रहा है। ज़मीन भी रोड और पुलिया के अलावा आज तक कुछ हुआ नहीं। तो अगर नरेगा में हमारा जो स्कीम में है कि हमको पानी की व्यवस्था करना है, तालाब बनाना है, डैम बनाना है, छोटे छोटे पानी की व्यवस्था करना है, एक्चुअल में ये बातें होती है तो बहुत ही पानी को, जो अभी जो पानी आई, ऐसे पानी आएगा, प्रथम पानी आता है उसको रोक सकते हैं। लेकिन अभी तक नरेगा में जो बना है देश पे, वो खाली रोड तालाब ज़्यादा बने हैं। और दूसरी बात, नरेगा में जो बन भी रहे हैं तो वो जिस तरह का उसका पेमेंट का समस्या है, लेट पेमेंट का, बहुत ही ज़्यादा काम कमजोर है, जिस तरह से काम हो भी नहीं रहे हैं जी। तो ये सही बात है। रितिका, मेरे को काफ़ी सारी बातें कहनी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो पूर्व मंत्री जी हैं उनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो कह रहे हैं नरेगा पे पैसा फूंक दिया गया है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर लोगों को केवल भोजन भी मिल जाता है, मैं उसे पैसे को फूंकना नहीं मानती। दूसरा, जो संसाधन पैदा हुए हैं कि नहीं, वो ज़रूर नरेगा की कमी रही है कि जितने संसाधन पैदा हो सकते थे उतने नहीं पैदा हुए हैं। मेड़बंदी का बहुत काम हुआ है जिससे किसानों को फ़ायदा हुआ है, वो अच्छी फसल उगा पाए हैं। झारखंड में कुएं बने हैं,
सड़कें बनी हैं जिसका पानी पे प्रभाव नहीं है लेकिन लोगों के ज़िंदगी पे अच्छा प्रभाव बन सकता है। पर इस क्षेत्र में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो नरेगा 2 तरह के काम कर सकता है सूखे की स्थिति में। एक तो लोगों को भोजन का साधन दे सकता है ताकि वो अपना पैसा कमा सके। जो जैसे मजदूर है जिसकी खेत नहीं है, दूसरे के खेत में काम कर रहा था, अब वहाँ पर भी मजदूर की ज़रूरत नहीं है, वो लोग नरेगा पे आके काम कर सकते हैं। और दूसरा ये जो संसाधन पैदा करने की बात है, दूसरा इसमें जो सरकार को करने की एकदम तुरंत ज़रूरत है वो है जो आप कह रहे हैं कि 20% गेहूं के दाम बढ़े हैं। वो इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि सरकार का जो बफर स्टॉक नॉर्म है वो है 35 मिलियन टन, लेकिन आज सरकार 85 मिलियन टन पर बैठी हुई है। ये इतना अनाज है कि आप यहाँ एक बोरी को दूसरी बोरी के साथ लगाएंगे तो वो चांद तक पहुंच के आप वापस आ जाएंगे और फिर तीसरी बार वहां पहुंच सकेंगे। मतलब 3 बार चांद पर आएंगे जाएंगे, इतना अनाज हाँ, हमारे एक पास बार जाके लौट कर आप फिर से जा सकते हैं, इतनी बोरियां हैं। हाँ। तो इस अनाज को सरकार को खुले बाजार में निकालना चाहिए। और दूसरा इसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। श्रीवास्तव जी, एक तरफ हमारे यहाँ देश में 55% जो पैदावार है वो केवल बारिश के पानी पर निर्भर है, लेकिन बाकी के जो 45% है जहाँ पर सिंचाई के जरिए पैदावार की जा सकती है, वहाँ पर भी जो कृषि हो रही है वो बहुत महंगी साबित हो रही है, क्योंकि एक तो वाटर स्टोरेज की मुश्किल है और दूसरी अगर डीजल के जरिए वो ग्राउंड वाटर निकालते हैं तो भी डीजल का खर्चा प्लस या बिजली के जरिए पानी को निकालते हैं तो भी उसके सिंचाई में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है। मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। भारत देश को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, उसका कारण ये था कि यहाँ पर मानसून नाम का एक प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने हमको दिया हुआ था, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपको ज्ञात हो कि 89 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है उसको उतने पानी को आप पैसे में अगर कन्वर्ट करें तो हर साल प्रकृति हमको कई हजार ट्रिलियन डॉलर मुफ्त में देती है और हम उसका 17% भी उसका उपयोग नहीं करते। 83% जो पानी उसका धन है, संपदा है, वो रन ऑफ वाटर के रूप में जो कि टॉप सॉइल को ले जाती है, उसके रूप में हम उसका नुकसान करते हैं। श्रीवास्तव जी, एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहे हैं सामरा साहब कि हमारा जो प्रकृति है वो हमें मुफ्त में इतना देती है कि अगर हम उसी को संजो लें तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं और शायद कम से कम बारिश को लेकर जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, मानसून की जो समस्या है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम, ऐसा लगता है हम और हमारी सरकारें अभी इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं कि इस मुफ्त की जो हमारे पास गिफ्ट है उसको किस तरह से संजो कर रखना है और किस तरह से हमें उपयोग करना है। देखिए, अमृता अभी रीटा ने कहा था कि अगर 3 बार मून पर आ जाए हमारे पास गेहूं है। हाँ। तो ये नहीं कि सरकार या खेती बाड़ी बिल्कुल निकारी है। आप जब एक तो ये कह रहे हैं आप कि हमारे पास 35 मिलियन टन का नॉर्म होना चाहिए, हमारे पास 85 का है। हाँ। तो इसका क्या मायना हुआ कि प्रोडक्शन हुई है, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोडक्शन में ये नॉइस आती है कि बाढ़ आ गया तो और उसमें बाद सूखा आ गया। अब इस नॉइस को कम करना है। इसको हमने, तो देरी क्यों हो रही है? हाँ, नहीं देरी ऐसा नहीं हो रही। अब जो हमारा फ्यूचर, आगे वाला फ्यूचर है, हाँ। पानी के हिसाब से, बारिश के पानी के हिसाब से, जहाँ ये श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, वो ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट है। हाँ। क्योंकि यहाँ नीचे ग्राउंड वाटर बहुत है, यहाँ रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो इस प्लान से हमारे जो ज़्यादा तवज्जो है वो इस एरिया के ऊपर ही है। और अगर हमने इस साल की जो कंपनसेटरी प्रोडक्शन करनी है, कमी हो जाएगी, तो वो भी हमें नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया से ही करनी है। तो हमारे पास अब जो जोर ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है कि हम जो है ये नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया जो है
उस पे जोर दें, क्योंकि वहाँ के नीचे ग्राउंड वाटर है, उसमें हमारा 77% जो ग्राउंड वाटर है हमें उस इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं जी। तो वो एक एरिया है जिसके ऊपर अब तवज्जो दी जा रही है। जी, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर दो चीजें निकल कर आई। प्रकृति हमें इतना देती है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और रितिका ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारे पास गेहूं का इतना भंडार है कि हम चांद पर एक एक करके बोरी लगाएं तो 3 बार आ जा सकते हैं, बावजूद इसके हमारे देश में सबके लिए अनाज उपलब्ध नहीं है। ऐसा क्यों है? व्यवस्था में क्या खामियां हैं? इस पर बातचीत करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो बारिश की कमी से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर। आइए आपको दिखाते हैं बारिश की कमी का क्या असर पड़ता है। जीडीपी में अगर कृषि के योगदान की बात करें तो 1970-71 में अगर 44% के करीब योगदान था, तो 2000-2001 में घटकर ये 25% रह गया, और मौजूदा हालात में सिर्फ 15% योगदान रह गया है कृषि का जीडीपी में। तो लगातार पिछले 4-5 दशकों में ये घटता चला गया है। और बारिश और कृषि विकास दर को अगर हम देखें तो 2007-08 में बारिश जब अच्छी हुई तो कृषि विकास दर 5.5% रहा, और जबकि 2010-11 आते आते ये 7%, 11-12 में 2.8% रह गया है। तो ये है बारिश और अर्थव्यवस्था के बीच का तालमेल। लगातार पिछले 4-5 दशकों में जो अर्थव्यवस्था में जो मॉनसून का योगदान है वो घटता चला गया है। और इस तरह से एक तरह से कहें कि क्या रितिका हमारी बारिश पर डिपेंडेंसी कम हुई है इसलिए ये हुआ है, या फिर कोई और वजह है कि जीडीपी में जो कृषि का योगदान था वो घटता चला जा रहा है? इसमें 2-3 काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि जैसे देश डेवलप करते हैं तो हर पूरा हिस्टोरिकली देखा गया है कि कृषि का योगदान छोटा होता है, क्योंकि इंडस्ट्री और सर्विसेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर सही है, और ये पहले भी आ चुकी है बात, कि इस देश में कृषि को काफ़ी निगलेक्ट किया गया है, और ख़ासकर पिछले 20 सालों में एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी सफ़र किया है। इसमें जो सरकार की तरफ से इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो बहुत घटा है। और दूसरी बात, जो एक्सटेंशन सर्विसेज थी जिससे लोगों तक नई टेक्नोलॉजी पहुंचाई जाती थी, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई हैं। तो दोनों, एक चीज़ तो स्वाभाविक है कि कृषि का योगदान कम होगा, लेकिन दूसरा कि जो जितना हम कर सकते थे उतना हमने नहीं किया है, काफ़ी इसको निगलेक्ट किया है। हालांकि 55% अभी भी इस सेक्टर पे आधारित हैं जी। तो इसमें आई थिंक जो अगर हम लंबे समय की बात करें और तो देश की तकरीबन आधी आबादी है जो यहाँ से रोजगार पाती है, बावजूद इसके सरकारों का ध्यान क्यों नहीं है? हुकुम नारायण जी, क्यों ऐसा है कि खेती को लेकर सरकारें एकदम लापरवाह बनी हुई हैं? देश आज़ाद हुआ था, सरदार पटेल के समय में कृषि का योगदान 50% से ज़्यादा था जी। आज वो 15% पर आ गया जी। इससे सिद्ध करता है कि खेती से राष्ट्रीय आय में जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान था वो निरंतर घटा है। निरंतर घटा है तो उत्पादकता और किसान की आय और उनकी आर्थिक स्थिति नंबर 1। नंबर 2 तरह की अर्थव्यवस्था है, एक बहुराष्ट्रीय पूंजीवादी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और एक है ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। आज़ादी के समय से आज़ादी के नेता जेसी कुमारप्पा से चौधरी चरण सिंह तक जो भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अर्थशास्त्री हुए, उनकी दृष्टि नहीं मानी गई। भारत जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर भारत दौड़ रहा है, तब तक गांव का शोषण हुआ। नंबर 2। नंबर 3,
मैं कृषि समिति का सदस्य हूँ पार्लियामेंट का, सारे भारतवर्ष के प्रदेशों में जाके किसानों का विटनेस लिया हूँ, रिकॉर्ड पार्लियामेंट का गवाह है। उसमें हर जगह के किसान ने हमारे सामने यही रोना रोया कि मनरेगा से न हमारी आर्थिक आय बढ़ी है, न सिंचाई का स्रोत बढ़ा है, न हमारे कृषि की उत्पत्ति हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये जो देश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है अनाज का पिछले साल, ये किसानों की स्वतः मेहनत का नतीजा है, इसके लिए और कुछ योगदान नहीं है? हिंदुस्तान में 64% फार्मर्स है वो 1 हेक्टेयर से नीचे हैं, जिसको कहते हैं मार्जिनल फार्मर, और 18% फार्मर्स हैं जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच हैं, जिसको कहते हैं स्मॉल फार्मर्स। हिंदुस्तान के 84% कुल किसान हैं जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जो 5 एकड़ से कम जमीन जोतने वाले हैं। लेस टेक्नोलॉजी, लेस फर्टिलाइजर, लेस बैंक का इन्वेस्टमेंट, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, बाल बच्चे मिलके खेती करते हैं, कीचड़ में कादों में लेटते हैं, धूप में तपते हैं, जाड़े में ठिठुरते हैं, मेहनत करके अन्न पैदा करते हैं, भंडार में देते हैं। और ये कुछ अर्थशास्त्री देश के कागज लिखने वाले कहते हैं कि देश में रिकॉर्ड उत्पन्न हुआ, जब वर्षा नहीं हो तो इंद्र को गाली दो, और जब वर्षा हो जाए तो उस समय हम कहते हैं कि इंदिरा का गुणगान करो। जी, कौन दोषी है इसके लिए? ऐसा है जी कि मंत्री की तरह मैं भी किसान ही हूँ। आप पंजाब के किसान? मैं पंजाब के किसान हूँ और गांव में पढ़ा हूँ। तो अभी भी मेरे जो भाई बहन हैं वो सारे खेती में ही हैं, तो मुझे भी काफ़ी निर्भर है, जैसे मंत्री जी कहते हैं। देखिए, जो कृषि का योगदान कम हुआ है उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि इसकी बनिस्बत जो नॉन कृषि वाले इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसको उतना नहीं मिला। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आया है पॉकेट्स में आया है। उसने सारे पहली स्टेज ये थी, नेचुरली जब आप शुरू करते हैं जहां आपको जल्दी अच्छा नतीजा मिले, तो वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन वो पॉकेट्स में आया है। हाँ। अब वो ग्रीन रेवोल्यूशन को और बढ़ाना है, उसको और एक्सटेंड करना है। नहीं, यहाँ पर सवाल अब उससे आगे है। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की मांग हो रही है, लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें तो बारिश ही नहीं है, और इस बारिश न होने की स्थिति में किसान क्या करे? किसान ने अपना बीज लगा दिया है, बोना शुरू कर दिया है, जहाँ पर उर्वरक डाल दिया है यानी खाद डाल दिया है, उस किसान के लिए आपके पास क्या सलाह है? वो अब क्या करे आगे? देखिए, आप सर्वस्व लूट गया है। देखिए, आप ये कहते हैं कि जो बारिश पे निर्भर खेती है उसमें जल्दी निवेश नहीं होता, किसान वह नहीं करता, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। हम सब इसे एग्री करते हैं कि उसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। तो एक तो हमको ये करना चाहिए कि सेफ्टी नेट को बढ़ाना चाहिए। सेफ्टी नेट का ये है कि उनका प्रॉपर इंश्योरेंस हो, उसका सस्ता इंश्योरेंस हो। तीसरा है कि अगर कोई सूखा पड़ गया है, उसकी फसल नाश हो गई है, उसको कोई चाहे उसका जो उसने लोन लिया है उसका मैनेज किया जाए, कैसे करना है, उसके इंटरेस्ट को मैनेज किया जाए। तो जब तक हम रिस्क फैक्टर को कम नहीं करेंगे तब तक जो किसान हैं वो इस पर अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। सामरा साहब, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, वो ये कि जैसे कर्नाटक में ज़्यादा गंभीर संकट है, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ज़्यादा गंभीर संकट है, लेकिन पूरब के इलाकों में थोड़ा कम संकट है। तो अलग अलग इलाकों के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह होगी? कर्नाटक के किसान क्या करें, महाराष्ट्र के किसान क्या करें, गुजरात के किसान क्या करें, उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान क्या करें? जिनमें सूखा बहुत जल्दी आता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी जैसे राजस्थान है उसमें सूखा हर 2.5 साल के बाद आ सकता है, कर्नाटक में भी हर 3 साल के बाद आ सकता है। कुछ हमारा जो बिहार है इसमें 5 साल में 6 साल में एक बार आएगा, असम की तरफ जाएंगे तो 15 साल में एक बार आएगा, ये हमें सब पता है। जहाँ सूखा बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप कहते हैं कर्नाटका है, फिर महाराष्ट्र है और राजस्थान है, इसमें हमको एक तो जो पशुधन है उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि पशुधन जो है ये ट्रेडिशनली भी एक सेफ्टी फैक्टर रहा है। तो एक तो इसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो हमको पशुधन पे देनी चाहिए, क्योंकि वो सूखे को अच्छी तरह उसका समाधान हो सकता है। मवेशी को हम बेच भी सकते हैं, उसको कहीं दूसरी जगह पर भी जा सकता है, उसको फाटे भी दिया जा सकता है। तो इन इलाकों में जहाँ के सूखा बहुत ज़्यादा आता है, जो मवेशी है, जो हमारा पशुधन है, उस पे ऊपर हमको सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए। फिर जो पशुधन अगर हमने इसमें दिया है तो उसके साथ जैसे NDDB ने गुजरात में किया है, उसमें उसका जो डेयरी है उसको भी बहुत अच्छी तरह डेवलप करना पड़ेगा। तीसरा ये है कि हमें जो
1 साल की जो 6 महीने क्रॉप है उसकी बजाय हमें पेड़ों को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ है उसमें भी सूखे को और बाढ़ को उसकी ज़्यादा सहनशीलता होती है, उससे चल सकता है। तो इसमें हमें पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें पशुधन को, फिर पेड़ वहाँ लगाए जाएं जो कि इसके लिए ठीक है। और अगर पशुधन है तो उसकी जो मार्केटिंग है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो वैल्यू एडिशन है, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए। जी रितिका, एक और सवाल, किसान तो परेशान है और किसानों के लिए सामरा साहब का सलाह है, लेकिन जो शहरी मध्य वर्ग है या शहर में रहने वाले लोग की अगर हम बात करें, वो भी परेशान हैं। वो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उससे परेशान है, वो फलों के दाम बढ़ रहे हैं उससे परेशान है, वो खाने पीने की बाकी सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी परेशान है, और इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में लगातार बना हुआ है। वो उससे कैसे निजात पाए? क्या ये मानसून की कमी उसको भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में प्रभावित कर रही है? नहीं, इन्फ्लेशन की जो समस्या है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसको मेरे ख्याल से सरकार भी अभी तक ठीक से नहीं समझ पाई है, क्योंकि अब 2-2.5 साल हो गए हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब कम होगा, अब कम होगा, और वो नहीं हो पाया। अब कम से कम अभी हमें इतना पता है कि 2008-9 से चावल और गेहूं के दाम ऑलमोस्ट डबल हो गए। जो 8-10 रुपए था अब 15 से 20 रुपए के दाम से मिल रहा है। इसमें कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि सरकार आज देश में सबसे बड़ा होर्डर बन गई है। हिंदी में क्या कहते हैं होर्डर को, मैं नहीं जानती, जो पूरा जमाखोरी। तो और मेरे ख्याल से सरकार को ये अनाज पीडीएस की दुकान से या खुले बाजार में जो उनके मैंडेट में है वो करना चाहिए, ताकि कम से कम इससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और वैसे मेरा काम पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में है, और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो बिल्कुल कमज़ोर वर्ग हैं उनसे जुड़ा हुआ काम है, जो दिन ब दिन रोज़ सुबह शाम केवल उबले हुए चावल और बिल्कुल पानी जैसी दाल खा रहे हैं। तो उनके कंपैरिजन में जो शहरी क्षेत्र में मैं जान रही हूँ कि लोग महंगाई से जूझने के बावजूद उनको खाना तो मिल रहा है। कम से कम सब्जी के तरस रहे हैं, आप जिस इलाके में हैं वहाँ बेहद गरीबी है, और रितिका भी बता रही हैं कि उस इलाके, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोग केवल पानी भात खा के रहने के लिए मजबूर हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अनाज की कमी है, उन तक अनाज पहुँचे कैसे, उसके लिए आप लोग की लड़ाई कहाँ तक पहुँची है? देखिए, यूँ अभी बात चल रहा था कि खासकर नरेगा को लेके मंत्री जी जो बोल रहे थे, ये ठीक है, कुछ किसानों की बात कहनी होगी, लेकिन जहाँ उस गरीब क्षेत्र में हम जाएंगे जो मजदूर हैं या छोटे किसान हैं, उन पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। बड़े किसान पे हम मानते हैं पड़ता है, लेकिन जहाँ नरेगा सही है, जहाँ ठीक से काम चल रहा है, लोगों को मजदूरी ठीक है, वहाँ काफ़ी हद तक राहत है लोगों को। और जहाँ पर मजदूर कम है, जहाँ बड़े किसान हैं, उनको दिक्कत है, क्योंकि उनको मजदूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि वो जो रेट का, जहाँ तक रेट अचानक मजदूर नरेगा के चलते रेट बढ़ा है। लेकिन छोटे किसान जहाँ तक हैं, गरीब वर्ग हैं, वहाँ काफ़ी हद तक ठीक है, और लोगों ने उसका फ़ायदा लिया है, और जहाँ नरेगा चल रहा है वहाँ पर मैनेज कर रहा है। और जहाँ तक पीडीएस सिस्टम ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िले हैं, कुछ आदिवासी एरिया हैं, वहाँ पर ये मैनेज हो रहा है, क्योंकि उनको टाइम पे चावल मिल रहा है, और नरेगा पे जो मिल रही हैं वो ठीक है। दूसरी चीज़, वहाँ पर एक बात चल रहा था कि नरेगा में, अभी मैं पहले कह चुका कि जो काम हुए हैं पुल और रोड के ज़्यादा हैं, अगर छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं उसमें अगर ज़्यादा काम होता तो इस तरह का दिक्कत नहीं आती, इस तरह की दिक्कत नहीं आती। जी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में, समग्र नीति हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं ताकि जो विकास का काम है वो भी ठीक से चलता रहे, सबका पेट भी भरता रहे, और पानी की कमी भी ना हो, चाहे वो अनाज उत्पादन के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल? देखिए, मैं 3 बातें बहुत जल्दी कहूँगा। एक तो हम पीने के पानी के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है आने वाले महीनों में। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसके कारण जो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, और पंजाब हरियाणा में जो गहरे नलकूप खोद के पैलियो वाटर ड्रॉ कर रहे हैं, उससे पंजाब हरियाणा में को रेगिस्तान बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ठीक है। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज का जो प्रेडिक्शन है वो ये साफ साफ कहता है कि भारत में सूखे की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो भविष्य के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। और ये 60 वर्षों में ये जानते हुए कि हम कृषि प्रधान देश हैं,
आज तक हमने कोई ऐसी समग्र नीति नहीं बनाई है जो कि वाटर तो हमारी नीति अभी ये है कि समस्या आई तुरंत कुआं खोदो, तुरंत पानी निकालो और पी लो, और इसके बाद भविष्य के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं जो हमारे मेहमानों से सवाल पूछेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आम जनता के पास आएंगे। तो आज हम मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मौसम में आ रहे बदलाव को भांप नहीं पा रहे हैं और उसकी स्थिति ये है कि अब सूखे की आहट साफ नजर आ रही है। यहाँ पर तमाम जनता है जो अलग अलग तरीके से इस आने वाले सूखे से प्रभावित हो सकती है। सवाल है दीक्षांत, आप पूछिए। धन्यवाद मैम। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन एक सिंचाई यानी कि इरिगेशन का एक मेजर स्रोत माना जाता है, और क्योंकि अब मॉनसून हर साल कम होता जा रहा है तो ग्राउंड वाटर का लेवल भी बहुत डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर भी सरकार की नीतियां कुछ इस प्रकार की हैं कि ज़्यादातर कुएं खोदे जाएं और ज़्यादातर ट्यूबवेल्स बनाए जाएं। तो पहले इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है कि उस ग्राउंड लेवल को ऊपर ले आ जाए और बाद में कुएं और ट्यूबवेल्स पर हम जाएं? जी सामरा साहब। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अभी तक स्थिति ये है कि जो हमारा जितना ग्राउंड वाटर हमारे मुल्क में है उसका 61% ही यूज़ हो रहा है, उसको इस्तेमाल आ रहा है। ये मैं मानता हूँ कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है, जबकि ईस्टर्न इंडिया जो है और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है उसमें अभी हमारे ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन अब ये है कि जहाँ ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है पंजाब हरियाणा में उसको उसकी कम किया जाए, और जहाँ इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा वहाँ इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर हमारे पास ग्राउंड वाटर है किसी इलाके में, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमारी एक वेस्टेज है। जी रोहित। सर, मैं श्रीवास्तव सर से पूछना चाहूँगा कि द गवर्नमेंट हैज स्पेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन बाइंग सोफिस्टिकेटेड फोरकास्टिंग मॉडल्स, तो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? व्हाई कांट वी प्रेडिक्ट आवर वेदर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि वेदर जैसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को 100% करेक्टली प्रिडिक्ट कर सके। यहाँ तक कि अमेरिका में भी जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है वो 70% से ज़्यादा बढ़ी नहीं है। इसलिए आप ये उम्मीद तो न रखिए हिंदुस्तान से, जहाँ पर मेट डिपार्टमेंट को लोएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि अमेरिका में नोवा नासा के बाद एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस पर डेडिकेटेड है। वहाँ 70% की हम रिलायबिलिटी पा पाए हैं। हिंदुस्तान जहाँ पर लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं मेट डिपार्टमेंट को, वहाँ आपको जो भी मिल जाए उससे संतोष कीजिए। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है इसलिए गलत आंकड़े जनता के सामने पेश होते रहेंगे और किसान इस तरह से परेशान होते रहेंगे। ये कोई बात? इसके दूसरे कारण है। हाँ। इसलिए या आखिर हिंदुस्तान में ऋग्वेद के काल से ही मौसम की जानकारी रखने वाले लोग थे, हैं और रहेंगे। सबसे साधारण गांव का पढ़ा लिखा एक मौसम विज्ञानी हुआ था जिसका नाम घाघ था। अब उसको आप अपने अकाल से भी मिलाएंगे। सावन पछवा भादो पूर्वा आसिन बहे ईशान, कार्तिक कंत शीश न डोले कहाँ का रखवा धान किसान। सावन मास बहे पुरबैया, सावन मास बहे पुरबैया, बेचो बरदा कीनो गैया, क्योंकि बैल से खेती होगी नहीं, गाय कीनो जिससे दूध बेच के खाओगे। सावन शुक्ल सप्तमी छिपके उगे भानु, कहे घाघ सुन घाघनी, तब तक मेघ बरसियो जब लग देव उत्थान। शिवानी। जैसा कि अब हम सब लोग ये मानते हैं कि पीडीएस द्वारा स्टोर किया हुआ अनाज अब सरकार को जनता तक पहुंचाना चाहिए, गरीबों तक पहुंचाना चाहिए, तो आपकी नज़र में सरकार को क्या सही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए उसे जनता तक पहुंचाने के लिए? रितिका। एक्चुअली सरकार जो कर रही है उसे वो ही करना है, लेकिन बड़े पैमाने पर।
राशन की दुकानें हर गांव में हैं, शहर में भी काफ़ी हद तक हैं, तो उसका जो एलोकेशन है, उसका जो आवंटन है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि और लोगों को मिले। अभी केवल वो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन को देती है, जो एपीएल है उसे भी दिया जाना चाहिए क्योंकि वो भी महंगाई के मारे हुए हैं। एक बात तो ये है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ना एपीएल कार्ड है ना बीपीएल कार्ड है। उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए व्हाट इज कॉल्ड ओपन मार्केट सेल्स, which is to release the grain in the open market gradually so that market prices come down, जिससे हमारे जैसे लोग जिनके पास कार्ड नहीं है, हम बाजार में भी 20 रुपए का ना खरीद कर 18-16 का खरीद पाएंगे। जी, पहले वादा बाजार को तुरंत अविलंब प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जब तक ये वादा बाजार रहेगा तब तक लोग मरते रहेंगे, अनाज सड़ता रहेगा। शशि प्रभा जी, अभी जैसे लगभग अकाल डिक्लेयर हो चुका है, तो खाद्य मंत्री जी ने शुक्रवार को बताया कि चावल के भंडार 1 साल के लिए और गेहूं के 3 साल के लिए हैं, लेकिन सब्जी, फल और खाद्य तेल और दालों के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया उन्होंने। और दिनों दिन इस सब के होते हुए महंगाई, टमाटर 60 रुपये पहुंच चुके हैं और कोई भी सब्जी लगभग 60 से नीचे है ही नहीं। हम सारे टैक्स पे कर रहे हैं, उसके बावजूद महंगाई की मार हम क्यों झेलें? सामरे साहब, ये तो मध्य वर्ग की आवाज है, लेकिन जो लोग 26 रुपए में गुजारा करते हैं वो कैसे टमाटर खरीद के खाएंगे? वो क्या खाएंगे क्या ना खाएंगे? शहर में 25 रुपया। देखिए, हमारे पास जो सीरियल है उसके तो भंडार बहुत ज़्यादा है, सब्जी के, फ्रेश फ्रूट के भंडार हमारे पास कम है। वो क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई निवेश हुआ भी नहीं है। जो सूखे का मैनेजमेंट है वो नॉर्मल ईयर में होना चाहिए। इस एरिया जैसे हम कहेंगे कि सूखा आ गया तो फिर हम हैं, अगर जब तक हम नॉर्मल ईयर में उस पर काम नहीं करते हम सूखे का समाधान कम कर पाएंगे। तो ये जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं या दूध है, इसके लिए हमें नॉर्मल ईयर के में एक्ट करना है और उसके भंडार बनाने हैं और उसके भंडार में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए, इनका सवाल जो है वो बहुत माकूल है। बागवानी मिशन, वाइल्ड सीड मिशन, क्या कहते हैं, पल्स मिशन, NFSM, ये सरकार के तरफ से ये सब मिशन है। इस पर करोड़ों रुपया खर्चा हो रहे हैं, लेकिन ये मिशन सब कमीशन में घूमते रह जाता है। सब्जी और फल एक है कि प्रोडक्शन, उसके बाद उसके पैकेजिंग, उसके बाद उसका स्टोरेज, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टिंग, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास में उनके लिए आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार किया गया। किसान 60 रुपये टमाटर दिल्ली में बिकता है, किसान के खेत पर 6 रुपये किलो में खरीदा जाता है। जी मैडम, मेरा प्रश्न है, जैसा कि चाइना में योजना बन रही है कृत्रिम तरीके से बारिश करने की ताकि सूखे से निपटा जाए, क्या भारत सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? चाइना में उन्होंने आर्टिफिशियल रेन की थी ओनली जब उनके वहाँ गेम्स थी, उसके बाद उन्होंने भी नहीं की। उसका मतलब ये है कि वो अभी बहुत महंगा है और उसमें अभी इतनी परफेक्शन नहीं आई है कि उसको किया जाए। चाइना ने भी एक सिर्फ गेम्स के टाइम पर करा था, एक सिंबोलक किया था। हमारे भी आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे तजर्बे हुए हैं और उसमें क्योंकि एरियल सीडिंग करनी पड़ती है, उसमें एरोप्लेन से करनी पड़ती है, तो वो अभी हमारे पास वो एक तो टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट नहीं है, फिर हमारे पास इतने समाधान नहीं है कि हम उसको कर पाएँ। हुकुमदेव जी, कृषि के विकास के लिए हमारे देश में और क्या किए जाने की जरूरत है और किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किए जाने की? जी, भारत के बजट का 100 में 85 रुपया गांव के विकास पर खर्च हो, 100 में 60 रुपया कृषि और सिंचाई पर खर्चा किया जाए, जबकि अभी 1% केवल कृषि पर खर्च किया जा रहा है, जो कृषि के उत्थान के लिए और गांव वालों के लिए अन्याय है। जी रितिका, एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं। इस समय अर्थव्यवस्था गिर रही है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के उद्धार के लिए किस तरह के प्लान तैयार किए जाएं कि कृषि का भी भला हो और अर्थव्यवस्था का भी? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ कि जो कृषि पॉलिसी है हमारे देश में, उस पे बहुत समय से बहुत निगलेक्ट हुआ है। उसे बहुत ध्यान से सोचना होगा, उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है और कुछ सुझावों से मैं सहमत हूँ। जैसे लघु सिंचाई को काफ़ी प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इवन इन टर्म्स ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम व्हीट एंड राइस। गेहूँ चावल जिसमें पानी बहुत ज़रूरी
ज़रूरत है उसको छोड़कर मड़वा, रागी, बाजरा, मक्का जो सूखे को बर्दाश्त कर सकते हैं उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है। जी, संक्षेप में आप बताइए कि किस तरह से वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटा जा सके। जहाँ तक वाटर मैनेजमेंट का सवाल है, पिछले 60 साल में अगर देखा जाए तो अभी तक उस पर बहुत कम काम हुआ है। और जैसा कि मंत्री महोदय कहे थे, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट और इस तरह की जो जब तक कि मेगा प्रोजेक्ट नहीं करेंगे हम, ना बाढ़ पे ना वाटर मैनेजमेंट पे कोई खास फर्क पड़ेगा। आईपीसीसी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है यूएन का, उसने ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि भारत जो है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा और आने वाले समय में हमें और ज़्यादा सूखे देखने पड़ेंगे। ऐसी अवस्था में ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि इस पे हमारा कार्य तुरंत चालू हो जाए। जी, तो प्रकृति की तरफ से हमें बहुत बड़ा योगदान है बारिश के रूप में, लेकिन उसका 17% भी हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। और जो हमारे पास अनाज भंडार है उसका भी हम सही तरीके से संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं और इस वजह से आज देश में लाखों लोग भूखे हैं और बहुत सारे लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद जनता, शुक्रिया।